वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, तो ज्योग्राफी में जब बात करते हैं, मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करूँगा। चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारे पास क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या है? वेदर जो होता है वो एक दिन का, जो आज का वेदर है, फॉर एग्जांपल टेम्परेरी होता है वेदर। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ, मतलब वेदर का एवरेज कि 4 महीने में क्या क्लाइमेट रहा हमारे पास। गर्मी रही, कराची में गर्मी रहती है ज़्यादातर, इस दफ़ा बारिशें भी कम हुई, तो क्लाइमेट क्या रहा? बहुत कम रहा। और तो ये वेदर और क्लाइमेट के अंदर फ़र्क होता है कि वेदर होता है टेम्प्रेरी, जो चेंज होता रहता है। क्लाइमेट जो होता है वो हमें पता होता है कि इस मौसम में इस वक्त इतनी गर्मी हो सकती है, इतनी सर्दी हो सकती है। सही है, ये बात हो गई हमारी क्लियर। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा समर मानसून। मानसून्स की बात कर रहे हैं, मानसून सीजन्स के नाम होते हैं कुछ। मानसून। अच्छा, सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड आप लोग नोट कर लें क्या होता है। ये होती है जुलाई से लेकर सितंबर तक। नंबर 1, जुलाई से सितंबर तक। सही है। इसके बाद ये किस वजह से होती है तो सुने। लैंड इज़ हीटेड बाय सन, सॉरी मैंने गलत बोला। लैंड इज़ हीटेड बाय सन विच कॉज ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन। सही है। जो ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन के जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो धुआं टाइप होता है, जो गैस होती है एक तरीके से, वो एक स्नो लाइन होती है। स्नो लाइन एक लाइन होती है, क्लाइमेट मतलब अर्थ के और बादलों के बीच में एक तरीके से समझ लें। तो जब वो लाइन क्रॉस करती है तो वो जो स्ट्रीम थी, जो कि पहले गर्म थी, सही है, और स्ट्रीम थी, तो वो कूल होती है, कंडेंस होती है और एक क्लाउड की शक्ल ले लेती है। इन 4-5 स्टेप्स को हम पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जुलाई से सितंबर में होती है लैंड इज हीटेड बाय सन। सही है, जो कि क्या कॉज करता है हमारे पास? एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। स्नो लाइन को जब जैसे ही क्रॉस करती है ये स्ट्रीम, तो क्या होता है? जो स्ट्रीम होती है वो कूल, कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड। ये हो गया इसका तरीका। क्या, किस तरीके से बनती है ये समर मानसून? कैसे होती है? जब गर्मी ज़्यादा होती है तो स्ट्रीम बनती है। स्ट्रीम जब स्नो लाइन क्रॉस करती है तो वो बादल बना लेती है। अब ये होती किधर है समर मानसून? आती किधर से? पाकिस्तान में। द विंड ब्लो फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे जो हवा चलती है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हवा चलती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, मतलब हाईलैंड जोन से नीचे लोलैंड जोन की तरफ आती है। बांग्लादेश जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है और सबसे नीचे हमारा डिफेंस पड़ता है कराची का एक तरीके से, तो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। इसलिए बादल हवा को कराची की तरफ, मतलब पाकिस्तान की तरफ लेके आते हैं। तो विंड्स कौन सी? जो कंडेंसेशन वगैरह होती है बादलों की वजह से, लेकिन ये बादल तो बन गए वहाँ पे। अब जो विंड चलेंगी वहाँ पे, दीज विंड्स, कौन सी विंड्स? जो बादल बने थे वहाँ की विंड्स, ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। सही है। अब जब बे ऑफ बंगाल में ये हवा चलना शुरू हुई तो ये कहाँ का बारिश बरसाएगी? कुछ सोचे। पाकिस्तान में आना है इसको। पहले बांग्लादेश है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, 3 जगह है। तो इट कवर्स बांग्लादेश, इंडिया एंड इट्स टेल मतलब बिल्कुल एंड, रीचेस पाकिस्तान। सही है। अब ये पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान में ये होती किधर है ये हमें याद करना पड़ेगा। अच्छा,
इसके बाद में एक और, ये देखो ये 2 पॉइंट होगा हमारे एक तरीके से, एक 2 पॉइंट होगा। मतलब कैसे, किस वजह से होती है, गर्मी की वजह से। कहाँ कैसे आते हैं बादल, ये कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ पहुँचते हैं। बे ऑफ बंगाल से आते हैं और पाकिस्तान पहुँचते हैं। पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उसकी वजह है। अच्छा, यहाँ पे मैं वो लाइन लिख देता हूँ, मैंने कहा था हाई लोड जोन और हाई प्रेशर जोन और लोएस्ट प्रेशर जोन वाली। अच्छा, बंगाल बिकम द, कोई भी लाइन समझ नहीं है आप कमेंट में बोलिएगा, मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से अगली वीडियो में, और इंशाल्लाह ताला आपको हर बात क्लियरली समझ आएगी। जोन एंड सिंध इज लोएस्ट प्रेशर जोन। क्या बात समझ आई? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ आती है प्रेशर, हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है यहाँ पे। क्यों? स्ट्रीम ऊपर जाती है, हवा नीचे की तरफ चलती है। नीचे से मेरा मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ही ज़मीन पे टकरा टकरा चलेगी, नीचे से मुराद मेरा ये एल्टीट्यूड में, सही है, हाई प्रेशर जोन के अंदर। अच्छा, अब जब सिंध सबसे लोएस्ट प्रेशर जोन है, पूरी दुनिया की नहीं कह रहा मैं सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी आएंगे बादल, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, हर जगह से यहीं आएंगे। फिर भी सबसे कम बारिशें होती हैं, क्योंकि जो जो कुछ आता है ना इधर, वो सब बचा हुआ आता है। एंड का टेल आती है, इट्स टेल विच इज़ पाकिस्तान। सही है। अब ये मैंने आपको बताया, जोन की बात की थी मैंने, सही है। ये यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट, चौथा नुक्ता कवर हुआ। आफ्टर डैट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और सबसे लोएस्ट बारिश कहाँ होती है? खुद सोचने वाली बात है। पाकिस्तान में बादल जो आते हैं बांग्लादेश से, वो आते हैं पंजाब में। तो मैक्सिमम रेन इन पंजाब एंड लोएस्ट इन लोएस्ट, फिर मैंने बताऊंगा सबसे लोएस्ट जोन कौन सी है, सिंध। सबसे लोएस्ट जोन सिंध है, तो लोएस्ट रेन इन सिंध। अच्छा, ये बारिश होती किधर है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरियाज पे होती है, ये बात याद रखिएगा। ये कभी भी माउंटेन एरियाज़ पे नहीं होगी, ये कभी भी आपको डेजर्ट एरिया में नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ प्लेन एरियाज़ में मिलेगी। स्पेशल है, वहाँ प्लेन एरियाज़ में आपको स्पेशल मिलेगी। प्लेन एरियाज़ है कौन से, आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं? सिंध, अपर प्लेन्स, लोअर प्लेन्स, इंडस प्लेन्स, पता है ना ये सब। तो ये प्लेन एरियाज़ में होती है, स्पेशल इन प्लेन एरियाज़। नोट्स की अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मेरे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और ख़ुद कॉपी कर सकते हैं एरियाज़, सही है। अब इसकी प्रेसिपिटेशन क्या होती है, खुद एक बात याद रखिएगा, जब भी प्लेन एरियाज़ में बारिश प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो वो हमेशा रेन की फॉर्म में होगी, रेन फॉर्म। अगर यहाँ पे हाईलैंड जोन की बात करते तो शायद बर्फ़बारी होती, अगर हम डेजर्ट की बात करते तो शायद यहाँ पे बारिश ही नहीं होती, क्लाउडी कंडेंस कर जाते। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, सही है। ये एक सवाल है, ये पास पेपर में आ चुका है, इसकी वर्डिंग्स पे गौर करें पहले तो। वाई डज लेस रेनफॉल टेक प्लेस इन कराची देन इन लाहौर? अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर हमें 2 से 3 पॉइंट तो कवर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है। 4 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने। तो पहला पॉइंट ये आएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड लाहौर इज़ लेसर देन कराची। लाहौर का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम है कराची के निस्बत, क्योंकि बादल यूँ आ रहे हैं, सही है। तो बादल पहले पंजाब में पहुँचेंगे, फिर कराची में पहुँचेंगे, तो लाहौर में पहले बारिश होगी, फिर सिंध में बारिश होगी, मतलब कराची में बारिश होगी फिर, सही है। सो लाहौर रिसीव मोर रेनफॉल। दूसरा पॉइंट, लाहौर इज़ हैविंग मोर वेजिटेशन, वेजिटेशन कवर क्या, खेती बाड़ी वगैरह, सो मोर रेनफॉल देयर। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि लाहौर जो होता है वो इसकी सबसे ज़्यादा, मतलब मेन समर मानसून विंड्स जो आती हैं वो लाहौर की तरफ से आती हैं। तो लाहौर में पहले बारिश हुई, और जब तक लाहौर से कराची की तरफ आते हैं तो वो बादल खाली हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट हमारे पास ये आएगा कि लाहौर में कोई इन्वर्जन लेयर नहीं है। कराची इज़ हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर, इसलिए कराची में कम बारिश होती है। तो अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो कुछ होगा वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन। अच्छा, सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को कंफर्म करवा दूं, सबसे पहले
कि जो पिछली वीडियो में मैंने एक फॉर्मेट टाइप किया था, फॉर्मेट फॉलो किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया कि ये कब से कब तक होता है, ड्यूरेशन। उसके बाद मैंने बताया किस वजह से होता है, क्यों होता है। उसके बाद मैंने बताया कहाँ से हवा आती है और कौन कौन से एरियाज़ कवर होते हैं। फिर मैंने बताया सबसे ज़्यादा बारिश कम कहाँ होती है और सबसे कम बारिश कहाँ होती है। फिर प्रेसिपिटेशन की किस फॉर्म में होती है ये बताया। सही है, तो वही फॉर्मेट हम लोग इधर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो ड्यूरेशन लिखते हैं, ड्यूरेशन इसकी होती है दिसंबर टू मार्च, दिसंबर से मार्च तक। इसका जो किस वजह से होती है वो पूरी सेम रहेगी। लैंड इज हीटेड बाय सन, इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपायरेशन टेक प्लेस। फिर जो क्लाउड होते हैं वो स्नो लाइन को क्रॉस करते हैं, फिर क्लाउड्स कूल होते हैं, कंडेंस होते हैं और क्लाउड की फॉर्मेशन में बन जाते हैं। सही है, इसकी ड्यूरेशन वही पुरानी वाली होगी। ड्यूरेशन सॉरी, इसकी क्या कहते हैं, किस वजह से होते हैं ये बादल, बनते हैं कैसे हैं, ये जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, ये सेम है। समर मानसून और वेस्टर्न डिप्रेशन का सेम है। मतलब ये हुआ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन चेंज हुआ, बाकी चीज़ें चेंज है और एरियाज चेंज हैं इसके। सही है, तो इसको पहले यहाँ लिख देता हूँ, वही लाइनें, कुछ लाइनें। लैंड इज हीटेड बाय सन। सही है, लैंड इज हीटेड लिख दिया। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस। जो फिर स्नो लाइन को क्रॉस करते हैं तो कूल होते हैं क्लाउड, जो मतलब जो स्ट्रीम होती है स्नो लाइन की, जो भाई लैंड हीट करके स्ट्रीम बनाता है, फिर वो जब स्नो लाइन को क्रॉस करती है तो वो स्ट्रीम कूल होती है, कंडेंस करती है और क्लाउड की फॉर्म में तब्दील हो जाती है। सही है, वो क्लाउड्स जो होते हैं वो बनते किधर हैं, मेडिटेरेनियन सी के पास। यहाँ पे लिखा हुआ है जो हवा चलती है वो चलती है विंड्स, जो विंड्स ओरिजिनेट करती हैं कहाँ पे, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। सही है, मैंने आपको पहले ही बताया था हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ आती है। तो यहाँ पे आपका जो एरिया है ये मेडिटेरेनियन सी है। ये देखिए मेडिटेरेनियन सी ऊपर की तरफ है, हमारा कराची नीचे की तरफ है, सिंध नीचे की तरफ है, तो बीच में पंजाब वगैरह भी आएगा, कोयटा भी आएगा बीच में। तो इसलिए ये आ रही है वेस्ट से, समर मानसून आई थी ईस्ट से। ये फ़र्क है दोनों में एक तरीके से। सही है, अच्छा अब हमने बता दिया कहाँ से विंड्स ओरिजिनेट हो रही हैं और कैसे आएंगी, और अगर आ ही रही हैं तो मेन जगहों के नाम लिख लेते हैं। मेडिटेरेनियन सी के बाद इट कवर्स इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, और फिर इसकी जो टेल होती है वो पाकिस्तान रीच करती है। मैंने पहले बताया जो बचे कुछ बादल होते हैं वो कराची की तरफ पहुँचते हैं सारे, बाकी सारे जो होते हैं वो बरस जाते हैं मेन जगहों पे। जैसे ईरान में हुई, फिर ईरान में हुई, इराक में हुई, अफगानिस्तान में हुई, ये तो खाली मेन जगह है। इसके अलावा ही बहुत सारे इलाके बीच में आते हैं जहाँ पे बारिश हुई, तो क्लाउड तो जब तक खाली हो जाता है जब तक यहाँ पहुँचता है। सही है, अब पाकिस्तान में ये पहुँच गए, पाकिस्तान में रीच कर गए। अब मैंने अगला प्रोसेस फॉर्मेट में क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा बारिश किधर होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम इन के में कौन सी जगह मशहूर है, पेशावर। सही है, और लेस इन कोयटा, मतलब बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मशहूर जगह जो होती है वो कोयटा होती है। अब यहाँ पे कोयटा लिखें या बलूचिस्तान लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपको मार्क्स देने के लिए बैठा हुआ है। मुफ्त के मार्क्स भी देगा, फ्री के मार्क्स भी देगा, बस आप उसके पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर कर दें, आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, स्पेशल बारिश कहाँ होती है, ये स्पेशली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था समर मानसून किधर होती है। स्पेशल जो बारिश होती है समर मानसून की वो होती है प्लेन एरियाज़ में। तो ये जो होती है वो होती है माउंटेनियस एरियाज में, माउंटेन रीजन में, माउंटेन रीजन्स। सही है, अब हमने यहाँ तक बता दिया कहाँ पे होती है, पाकिस्तान में भी ये माउंटेन रीजन्स में होती है, ये प्लेन एरियाज तक पहुँचती ही नहीं है। सही है,
अब अगली जो मैं बात वो बतानी है वो ये है कि प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में होती है। प्लेन एरियाज़ है वहाँ होती है बारिश। माउंटेनियस, ये जो वर्ड है माउंटेन रीजन, इधर बारिश नहीं होती, इधर होती है स्नो एंड हेल। स्नो एंड हेल, सही है। तो यही होता है प्रोसेस पूरा। बारिश कैसे होती है, कब होती है, कहाँ होती है, किस वजह से होती है, सब बता दिया इसके अंदर। एक बात याद रखिएगा, वेस्टर्न डिप्रेशन हो, समर मानसून हो और बाकी जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर आप सबसे पहले ड्यूरेशन लिखेंगे, फिर उसका प्रोसेस लिखेंगे कि कब होती है, कहाँ होती है, विंड्स ओरिजिनेट किधर करती हैं, फिर ये लिखेंगे वो कौन कौन से एरिया को कवर करती है। उसके बाद आप लिखेंगे पाकिस्तान में आने के बाद सबसे ज़्यादा बारिश किधर होती है, सबसे कम बारिश किधर होती है, सही है। और उसके बाद हम बताएंगे कौन से रीजन में होती है, प्लेन एरियाज, माउंटेनियस रीजन, और किस फॉर्म में होती है। स्नो, बर्फ़बारी होती है, बारिश होती है, या सैलाबी सूरत हाल होती है, या जो भी वो आप इसके अंदर प्रेजेंट करें। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने आपको पास्ट पेपर का सवाल करवाया था वो था कि कराची में कम क्यों होती है और लाहौर में ज़्यादा क्यों होती है। यहाँ पे जो सवाल है वो कुछ अलग तरीके का है। यहाँ पे तकरीबन सेम है, बस इसके दो जो नाम है ना, कराची और लाहौर, ये चेंज हो गई। ये कोयटा दैन पेशावर हो गया। मतलब बलूचिस्तान में बारिश कम, बर्फ़बारी कम क्यों होती है और पेशावर में ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ पे ये सवाल बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको सवाल लिख देता हूँ, जवाब मैं आपको लिखवाऊँगा नहीं, खाली बताऊँगा। बाकी आप लोग पास पेपर से हेल्प ले सकते हैं, पास पेपर से, इंटरनेट से, नोट्स से, कहीं से भी हेल्प लें, काम हो जाएगा आपका, सही है। लेस रेनफॉल इन कोयटा, इसकी वर्डिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं बट सवाल ऐसा ही होगा अगर आएगा तो। पेशावर, इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले तो इसका हम वो बताएंगे कि डिस्टेंस, दूर डिस्टेंस है। सबसे बादल यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पेशावर है, तो यहाँ पे कोयटा है, तो पहले यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँचे, तो इसका अब हम जवाब बनाते हैं। इसके हमें ये 4 मार्क्स का सवाल है, ये 4 मार्क्स, तो हमें कम से कम 4 पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे भाई एग्जामिनर को, ताकि वो हमें मार्क्स दे। तो एग्जामिनर को हम सीधा सीधा बोलेंगे पेशावर रीचेज रिसीव द मेन विंड्स, सही है, वाइल कोयटा रिसीव सेकेंडरी विंड्स। क्यों, पहले पेशावर में पहुंची है फिर कोयटा में पहुंची है, तो मेन विंड्स जो है विंड्स के प्रेशर की वजह से बारिश होती है, तो विंड्स का प्रेशर मेन पेशावर में होता है। फिर जब यहाँ कोयटा तक पहुंचती है, जब उसकी प्रेशर, उसका स्ट्रॉन्गनेस, उसकी वो वीक पड़ जाता है फिर जब कोयटा तक पहुंचता है। इसलिए पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकेंड पॉइंट हम ये लिखेंगे पेशावर इज हैविंग मोर प्लांटेशन सो हाई ट्रांसपायरेशन देन कोयटा। कोयटा में इतने पहाड़, इतने पौधे नहीं हैं क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान में रहे और बलूचिस्तान में आप लोगों को पता है कि डेजर्ट्स हैं, सही है। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट हमें देना है पेशावर इज़ अ वैली सो मोर रेन देन कोयटा। वैली है, वैली, वैली का मतलब पता है, यू शेप, वी शेप, पहाड़ों के बीच की जगह, तो पहाड़ से टकराएंगे बादल, क्रॉस नहीं कर सकते पहाड़ को, तो वहीं बारिश हो जाएगी, सही है, पेशावर में इसलिए ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट जो हम एग्जामिनर को देंगे और बोलेंगे हमें पूरे मार्क्स दो, और बोलेंगे कि हमें पूरे मार्क्स दो, वो ये होगी कोयटा रिसीव लेस रेनफॉल देन पेशावर बिकॉज इट इज़ अ रेन शेडो एरिया, सही है। इसका आंसर आप लोगों को देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा जवाब इसका, सही है। इसको आप कॉपी कर लें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, यहाँ पे इसकी कहानी ख़त्म नहीं होती। वेस्टर्न डिप्रेशन का एक और सवाल आ सकता है, दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। एक तो ये तरीके के सवाल हो गया, पास्ट पेपर के सवाल आते हैं, ये आए हुए हैं। दूसरा सवाल ये होता है वाई डज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेन। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा भाई। इसको हमें 2 मार्क्स का है तो हमें इसके एग्जामिनर को 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे ताकि वो हमें पूरे मार्क्स दे। हम एग्जामिनर को ये बोलेंगे कि इसके ऊपर 2-3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती, स्नोफॉल होती। सबसे पहला हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूडनल इफेक्ट चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा टोपोग्राफी के, वो मैं आपको एंड में पढ़ाऊँगा टोपोग्राफी का चैप्टर, अभी मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो एल्टीट्यूडनल इफेक्ट जो होता है, हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट जो होता है वो होता है माउंटेनियस एरिया में, तो ये हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू माउंटेनियस एरिया, सही है। और दूसरा क्या, लो टेम्परेचर ड्यू टू विंटर। ये देखो इसका ड्यूरेशन चेक देखें आप लोग, तो दिसंबर से मार्च तक है ड्यूरेशन, दिसंबर टिल मार्च, तो इस वक्त तो होती सर्दी है,
ख़ासतौर पर पेशावर, कोयटा, ये तो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि लो टेम्परेचर होता है, इसलिए बर्फ़बारी होती है, बारिश नहीं होती। वो है रिलीफ रेनफॉल। सही है, तो कंटिन्यू करते हैं। ये क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है? 3 चीज़ें। सही है। ये होती क्या है? ये रिलीफ रेनफॉल जो है ना, इसकी ये सिर्फ एक जगह होती, मतलब कुछ इलाकों में हो सकती है, ज़्यादातर इलाकों में नहीं होती। ये सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में होती है। सही है। ये कब होती है रिलीफ रेनफॉल वाली बारिश? जब आप चलें डायग्राम से आपको इलस्ट्रेशन बना के आपको समझाते हैं। ये एक पहाड़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पहाड़ है, बादल इस तरफ है, ये बारिश बरसाने वाले बादल हैं। अब ये पहाड़ के उस तरफ नहीं जा सकते, पहाड़ से टकराएंगे। तो ये जो बादल है ना, ये होते हैं रेन शेडो एरियाज। ये बादल के पहाड़ के इस तरफ वाले, उस तरफ तो अलग बादल आएंगे, वो अलग बरसेंगे, वो तो अलग ही कहानी। लेकिन ये बादल उस तरफ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? क्यों? क्योंकि पहाड़ बीच में आ रहा है, पहाड़ से टकरा जाएंगे। सही है। तो ये रेन शेडो एरियाज कहलाते हैं। अच्छा, तो माउंटेन्स की मैंने बात की, तो अब आप लोग समझ गए होंगे माउंटेनियस एरिया में होती है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेशल इन माउंटेन एरियाज। सही है। दूसरा पॉइंट इसका क्या आएगा? अब माउंटेन एरियाज है। सही है। पाकिस्तान में माउंटेन्स किस किस तरफ है? नॉर्थ, ये देखें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो इधर से इधर तक आपके माउंटेन चलते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न। सही है। ये एरियाज है पाकिस्तान के जहाँ पे ये कवर करता है रिलीफ रेनफॉल। इसके आगे वाला क्या पॉइंट होगा? अब एरिया है जो बारिश रिसीव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये तो रेन शेडो एरियाज होगा जो बारिश रिसीव करता है। सही है। इधर बारिश, इधर बारिश हुई थी, तो इसको हम दो नाम देते हैं। एक तो ये हो गया रेन शेडो एरियाज, इसका दूसरा नाम भी है द एरिया रिसीव रेन, एरिया रिसीव रेन इज कॉल्ड, दो नाम है इसके, एक तो ऊपर लिखा हुआ है रेन शेडो एरियाज, दूसरा है लीवर्ड साइड और रेन शेडो। सही है। अब हमने बताना है कि ये कौन कौन से इलाकों में होती है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं भाई। नॉर्थ की तरफ अगर हम बात करते हैं, कौन से एरिया जहन में आते हैं? गिलगित, चित्राल। और नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ बात करते हैं, कोयटा हमारे जहन में आता है। तो यहाँ लिख देते हैं तीनों के, कोयटा, गिलगित। इसके अलावा भी बहुत सारे शहर होते हैं, सारों के नाम आपको मेंशन करने नहीं होते। ये तो खाली एग्जामिनर को आप दिखाते हो कि भाई हमें पता है कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। रेन शेडो एरियाज। सही है भाई। कहाँ कहाँ होती है? इन तीन के अलावा भी बहुत सारी जगह होती है, लेकिन हम एग्जामिनर को सिर्फ मेन जगहों के नाम बताते हैं। तो इतना सा रिलीफ रेनफॉल है। तो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, वो है, उसका जो हम टाइटल है वो है कन्वेक्शनल करंट्स या कन्वेक्शनल रेनफॉल। दोनों एक ही टर्म होती हैं। कुछ लोग कन्वेक्शनल करंट्स बोलते हैं, कुछ लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। सही है। अच्छा, तो अब हमें क्या क्या करना है? अब हम इसके सबसे पहले फॉर्मेशन बतानी है, किस तरीके से फॉर्म होता है। उसके बाद एरिया बताने कौन कौन से कवर करता है। फिर उसके बाद सबसे कॉमन किधर होती है ये बताना, बस। तो भाई सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि फॉर्मेशन कैसे होती है। सन इज़ हीटेड, तो सन, लैंड इज़ हीटेड बाय सन।
पहला पॉइंट तो यही होता है हमारा तकरीबन हर क्लास हर एक उसके अंदर फॉर्मेशन वगैरह में। सही है। एज द कूल एयर हिट द ग्राउंड इट इज़ हीटेड। सही है। हवा जो चल रही है भाई, मैं लिख के बताता हूँ। फॉर्मेशन सबसे पहले लैंड इज हीटेड बाय सन। लैंड हीट हो गया सन से। अब जब भी कोई हवा टकराएगी ज़मीन से तो उसकी स्ट्रीम उड़ेगी, उसकी स्ट्रीम बन जाएगी। देखो भाई, एज द एयर हिट्स द ग्राउंड इट इज़ हीटेड। क्यों? क्योंकि गर्म से आप अपना हाथ भी गर्म लगाओगे, गर्म हो जाता है आपका थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरीके से हीटेड इट बिकम्स लाइटर, जो कि पहले भारी होती थी हवा, जो नीचे की तरफ आ रही थी, लाइटर हो गई एंड बिगिन टू राइज। ये देखो, मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ये लैंड है, ये हमारा सन है, ये हवा चल रही है यूं यूं। फॉर एग्जांपल हवा यूं चल रही है, जैसे ही हवा टकराई इसके साथ, ये था हॉट। क्या था? लैंड हॉट था। जैसे ये टकराएगी वैसे ये स्ट्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये स्ट्रीम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है तो ये लाइटर भी है। सही है। और ये लाइटर होने की वजह से ऊपर राइज कर रही है, एरो के निशानत बनाए तो ये राइज कर रही है। अब ये स्ट्रीम बन चुकी है। जब ये राइज करेगी तो एक स्नो लाइन होती है, पहले ही बताया था आप लोगों को। स्नो लाइन की जो टोटल आपको हाइट बोल दूँ वो कितनी होती है, वो होती है 4500 किलोमीटर। जब 4500 किलोमीटर के उस पार जाती है, ये इधर से इधर जब आएगी तो ये दोबारा जो ये स्ट्रीम थी वो कूल होगी, कंडेंस करेगी और क्लाउड बन जाएगी। सही है। जैसे ही क्लाउड यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस तो जारी रहेगा ना, ये रुकेगा नहीं। ये वाला प्रोसेस चलता ही रहेगा, जारी रहेगा। तो जैसे ही बादल बहुत बड़ा हो जाएगा और पानी को नहीं रोक पाएगा तो फिर बारिश शुरू होती है। सही है। अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं सही तरीके से। राइज कर दिया था तो फिर कूल हो गई जैसे ही स्नो लाइन को क्रॉस करा, कंडेंस इन फॉर्म क्लाउड। यहाँ पे लिख देता हूँ स्नो लाइन क्रॉस करती है जब, जैसे ही स्नो लाइन क्रॉस करेगी वैसे ही बादल की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सही है। इसलिए कहते हैं हवा का मेन किरदार होता है बारिश में। बारिश से पहले, मतलब बारिश में नहीं, बारिश से पहले, क्योंकि बादल ही हवा की वजह से बन रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये तो मैंने बता दिया फॉर्मेशन। यही फॉर्मेशन जो है, यही फॉर्मेशन एक और प्रोसेस में चलेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। यही दिखाऊंगा कहाँ चलता है। सही है। अब ये कौन से एरियाज़ को कवर करती है, हम लिखेंगे यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ एंड नॉर्थ वेस्टर्न। सही है। साउथ वेस्टर्न को बारिश क्यों नहीं मिलती? साउथ एरिया को कभी नहीं मिलती बारिश इस वाले कन्वेक्शनल रेनफॉल की, बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन लेयर आज है क्या, आज ये बताता हूँ। डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट बहुत गर्म होता है, ना वहाँ बारिश होती है, ना बहुत कम बारिश होती है, कभी कभार हो गई। एरिड एरियाज़ हैं, वो गर्म इलाके होते हैं। जब वहाँ से बादल गुजर रहा होता है ना, तो वो इन्वर्जन लेयर, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर का किरदार अदा करता है। वो बादल जिसके अंदर पानी होता है जो बरसने के लिए आता है, वो इतनी गर्म तपिश के बाद स्ट्रीम बन के वापस उड़ जाता है। ये होता है इन्वर्जन लेयर। सही है। तो साउदर्न एरिया को क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज
ऑफ द इन्वर्जन लेयर। सही है, इन्वर्जन लेयर आ गई। इन्वर्जन लेयर की वजह से ही आप देखें, जब मैंने आपको एक सवाल कराया था कि कराची और पंजाब, कराची और पेशावर में, नहीं दूसरा लाहौर, सॉरी, जब कराची और लाहौर का सवाल कराया था तो कराची और लाहौर में बारिश के ज़्यादा, कराची में कम और लाहौर में ज़्यादा होने का भी यही मकसद था। इन्वर्जन लेयर बीच में किरदार अदा कर रही थी। सही है। अब ये बता दिए नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न माउंटेन्स में हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश किधर होती है? ये होती है पेशावर एंड रावलपिंडी, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ये होती कब है? मैं पहला स्टेप भूल गया यहाँ पे आज। हाँ, होती कब है? ड्यूरेशन, ये खाली अर्ली समर्स में होती है। अर्ली समर्स से मुराद, समर्स कब आता है? जून, जुलाई, अगस्त, ये समर चल रहा होता है। मार्च, ये होती होगी मार्च अप्रैल के दरमियान तकरीबन, अप्रैल मई जून, ये वाले महीने। सही है। तो अगला हमारा टॉपिक इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ, वो है थंडर स्टॉर्म का। थंडर स्टॉर्म की पूरी फॉर्मेशन का प्रोसेस यही है। लैंड हीट करता है, एयर राइज करती है, कंडेंस करती है, एयर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बनती है, सोना टॉस करती है, बादल बन जाता है, बादल जैसे भारी होता है बारिश बरसता है। सही है। ये भी कॉमन है नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में। सही है। लेकिन इसके अंदर बस कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ेंगे। देखो भाई, ये हमने बना दिया थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का पूरा प्रोसेस यही है, कॉपी कर सकते हैं आप लोग। क्या? लैंड हीट करता है, एयर राइज करती है, कंडेंस करती है, क्लाउड बन जाती है। सही है। कहाँ होती है? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज। सही है। इन समर मानसून सम एरियाज ऑफ बलूचिस्तान ऑल्सो फेस डस्ट स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। सही है। समर मानसून होती है, थंडर स्टॉर्म ये बारिश का वो नहीं है टाइप, ये बारिश की किस्म नहीं है, ये बारिश की स्ट्रॉन्गनेस है। कितनी स्ट्रॉन्ग बारिश हो रही है। थंडर स्टॉर्म, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। तो समर मानसून में बलूचिस्तान जो है, बाकियों में तो थंडर स्टॉर्म हो रहा होता है, तो बलूचिस्तान में डस्ट स्टॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट एरियाज है भाई। यहाँ लिख देते हैं बलूचिस्तान फेसेस डस्ट स्टॉर्म्स बिकॉज ऑफ डेजर्ट्स। सही है भाई। एरिड एरियाज हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होती इतनी, तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर डस्ट स्टॉर्म होते हैं बलूचिस्तान में। अच्छा, इसी में कंटिन्यू है टॉपिकल साइक्लोन्स। टॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं वो तो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन टॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं अरेबियन सी की तरफ से, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन। सही है। फ्रॉम अरेबियन सी। ये भी कॉज करते हैं विंड स्टॉर्म्स, रेन्स एंड थंडर स्टॉर्म्स। सही है। कहाँ कहाँ? कोस्टल एरियाज में कॉज विंड स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म। सही है। तो कहाँ होती है? कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज कौन कौन से हैं? कराची, गवादर, पता होगा। कोस्टल एरियाज, सिंध बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज पे। बस ये कहाँ तक बताया मैंने? ये थंडर स्टॉर्म तक बताया है। इसी वीडियो में मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बताता हूँ क्या होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है आपका? ट्रॉपिकल साइक्लोन कोई बड़ी चीज़ नहीं है सीखने को, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। इसकी आप खाली एक चीज़ देख लें,
अ साइक्लोन इज अ लो टेम्परेचर अ साइक्लोन इज अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन। सही है, कहाँ होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन। सही है। वेयर विंड फ्लोज इनवर्ड स्पाइरल डायरेक्शन विच इज एंटी क्लॉकवाइज। हवा एंटी क्लॉकवाइज, हवा यूँ चलती है ना, वैसे इस दौरान यूँ चलती है, जिससे साइक्लोन बनता है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पूरी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लेगा क्योंकि 2 ही लाइनों की तो है, इसमें कोई मेहनत भी नहीं जाएगी आप लोगों की। अ साइक्लोन इज अ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन। सही है, इसको याद ही कर ले तो मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, वरना मर्जी है आप लोगों की। वेयर विंड फ्लोज इनवर्ड्स स्पाइरल डायरेक्शन, जो कि कौन सी मूवमेंट होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया है, बड़ी वीडियो बनी है आज थोड़ी, तो मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह इस वीडियो में नहीं करूँगा, वो आगे आपको बता दूँगा कैसे होते हैं, समझा दूँगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं आज की वीडियो में? आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं आज। सबसे पहला कन्वेक्शनल विंडफॉल किया हमने। सही है, कन्वेक्शनल विंडफॉल की फॉर्मेशन, फिर कहाँ कहाँ होती है, उसके बाद थंडरस्टॉर्म की फॉर्मेशन, फिर कहाँ कहाँ होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया टॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। सही है, इसके साथ साथ ही हम लोग दूसरा टॉपिक भी इस वीडियो के अंदर ही करेंगे, वो कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ पाकिस्तान भी होगा। लेकिन पहले हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेनफॉल्स की बात करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सही है, सबसे पहले एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे क्या होते हैं बारिश के? हरियाली बढ़ती है, हमने बच्चे होते हैं, बच्चों से पूछो बारिश के क्या फ़ायदे, हम खुश होते हैं, बारिश से हरियाली बढ़ती है, ये सब। लेकिन असल एडवांटेजेस अगर हम जोग्राफिकली देखें तो कुछ 6 या 5 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है वो ये है कि इट फिल्स रेजर्वॉयर्स एंड रिवर्स। सही है, क्या करता है? रेजर्वॉयर्स और रिवर्स को फिल कर देता है। नंबर 2 क्या आएगा? ये वाटर फॉर इरिगेशन बनता है, जो बारिश का पानी है इरिगेशन में मदद करता है। नंबर 3 HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? बिजली वगैरह, डैम्स, इन सब के लिए पानी जमा हो जाता है। सही है। नंबर 4 वाटर फॉर बिरानी क्रॉप्स, जिनको हमें पानी देना पड़ता है। सही है, वो बारिश से मिल जाता है। सही है, ये रहा। और नंबर 5 जो हम एडवांटेज की बात करें वो ये होगा कि जो स्नोफॉल होती है पहाड़ी इलाकों में, वो टूरिज्म में बड़ी काम आती है। उससे टूरिस्ट को मुतवज्जा करती है अपनी तरफ, कहती है आओ मेरे पास आओ, स्नो कहती है कि मुझे आके देखो। और लोग तड़पते हैं स्नोफॉल को देखने जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे। लोग नॉर्दर्न एरियाज क्यों जाते हैं? स्नो देखने, पहाड़ देखने, बड़ी आबशारें देखने। तो ये टूरिज्म में बड़े काम आती है। सही है, ये 5 रीजंस मैंने आपको बताए हैं। सही है, इन 5 को अगर आपके पास सवाल आ जाए राइट द एडवांटेज ऑफ रेनफॉल, तो हमेशा याद रखिएगा कि 4 मार्क्स से बढ़ा नहीं आएगा। और अगर आप ये 5 भी लिख दो तो उसके अंदर आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अक्सर सवाल आता है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेनफॉल, तो उसके अंदर आपको नॉट ओनली एडवांटेजेस बट डिसएडवांटेजेस भी लिखने पड़ते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि ये तो स्नो है, ये देखें डिसएडवांटेज कितना बड़ा दिख रहा है सबको, इस तस्वीर में दिख रहा है, इस तस्वीर में पता चल रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है। सही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि स्नो होती है वो टूरिज्म के लिए फ़ायदेमंद होती है। एट द सेम हैंड
स्नो नुकसानदेह भी होती है, रोड ब्लॉक कर देती है, स्नो रोड ब्लॉक कर देती है। जो लोग वहाँ पर हैं वो फंस जाते हैं, काफ़ी 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 दिनों तक फंस जाते हैं। वो जो स्नोफॉल होती है, अगर उसका एक तोदा गिर जाए स्नो का, तो उससे बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। स्नोफॉल भी एक कॉज है डिसएडवांटेजेस में, सही है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर ये सवाल मिला के आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आप स्नो को या तो डिसएडवांटेज में लिखें या तो एडवांटेज में, आपकी मर्जी है। लेकिन एक जगह लिखेगा, दोनों जगह नहीं लिखेगा, सही है। सेकेंड पॉइंट, ये क्या करती है बारिश, डैमेज करती है अपने हमारे इन्वायरमेंट को। अब मैंने इन्वायरमेंट क्यों बोला यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलना चाहिए था मुझे, नहीं इन्वायरमेंट बोला मैंने। इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स, फ्लड्स ज़्यादा बारिश होने की वजह से आते हैं। जैसा कि पता है आप लोगों को, पाकिस्तान में नाकिस क्या रहता है कि नाकिस इंतजामात होते हैं बारिश के लिए। कोई रुझान नहीं होता कि बारिश हो गई अगर ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, नहीं सोचा वो होता, तो एंड में फिर फंसा जाता है, हम फंसते हैं, फिर फ्लड आता है, जगह जगह फ्लड आता है, सही है। ये मेन डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद वाला बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स ख़राब होते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के वो जो ऊपर रूफ लगे हुए होते हैं, छतें गिर जाती हैं, टाइल्स लगे हुए होते हैं, टाइल्स गिर जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़राबी है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है। ज़्यादा तेज़ बारिश ये सब करती है, वरना हल्की बारिश तो इनमें से कुछ भी कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। हल्की बारिश का यहाँ एवरेज, मतलब जो ज़्यादा बारिश होती है ना एक साथ एकदम से, वो वाली बारिश की बात होती है। और फिर सिल्ट कलेक्शन जो होती है वो रिजर्वर्स और डैम्स को भर देती है सिल्ट में। सिल्ट क्या होता है वो हम आगे चैप्टर जब आएगा ना सिल्ट के बारे में, जब आपको बताएंगे। अभी आप सिल्ट कनेक्शन इन रिजर्वर्स याद रखिएगा, ये बस याद रखिएगा कि पानी को नमकीन कर देती है एट दी एंड, बस। आगे मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिए, मैंने टॉपिक क्लोज कर दिया रेनफॉल का। अब मैं एक अलग टॉपिक की बात करूँगा। टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट। हम तो वहाँ वेदर की बात कर रहे थे, नहीं हम वेदर की बात नहीं कर रहे थे, हम वहाँ पर भी क्लाइमेट की बात कर रहे थे। ये पूरा चैप्टर क्लाइमेट से रिलेटेड है। वहाँ पे जब कन्वेक्शनल रेनफॉल, वेस्टर्न डिप्रेशन, समर मानसून, इन सब की बात करी तो मैंने बारिश के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए। अब यहाँ पे हम बता रहे कि पाकिस्तान में कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से। सबसे पहला ये लोकेशन देख लें, सबसे पहला पॉइंट ही हमारा लोकेशन है। सब ट्रॉपिकल लोकेशन, सही है। पाकिस्तान की सब ट्रॉपिकल लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन ऑन दी वर्ल्ड में बिल्कुल इक्वेटर के पास है, गर्मी होती है, सही है। उस गर्मी की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है, सही है। दूसरा ओशियन इन्फ्लुएंस। ओशियन इन्फ्लुएंस क्या होता है? ओशियन इन्फ्लुएंस क्या होता है कि अरेबियन सी की वजह से, अरेबियन सी कोस्टल एरियाज़ की बात हो रही है जो कि हमारा सिंध और बलूचिस्तान है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है, सही है। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तीसरा इफेक्ट कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ये क्या होता है? ये होता है जो अंदरूनी इलाके होते हैं ना शहर के, इंटीरियर सिटी, उसके अंदर डिफरेंस समर और विंटर को करता है ये। चौथा पॉइंट एल्टीट्यूड इफेक्ट। मैंने पहले आपको बताया था कि बारिश, वेस्टर्न डिप्रेशन कहाँ होती है, कब होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, बर्फबारी क्यों होती है, क्यों? एल्टीट्यूडनल फैक्टर। एल्टीट्यूड फैक्टर होता क्या है भाई? हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है वहाँ बर्फबारी होगी, ऑब्वियस सी बात है, और वहाँ ठंड भी ज़्यादा होगी। पांचवा फैक्टर मानसून विंड्स, जुलाई से सितंबर तक प्लेन एरियाज में बारिश करते हैं। छठा पॉइंट वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन क्या थी बताया था, मेडिटेरेनियन से हवा लेती हुई आती है और बारिश करती है हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान में। ये 6 फैक्टर्स हैं, इनको आप रट लें। ये आपके पास 1 मार्क्स की सूरत में भी आ सकता है, 6 मार्क्स की सूरत में भी आ सकता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इन 6 के बारे में। मैंने जब कुछ शॉर्ट आपको पॉइंट्स बताएं, इनको आपको लॉन्ग करना पड़ेगा खुद अपनी मर्जी से। जैसे मानसून विंड्स लिखा है, मैंने आपको बताया कि मानसून विंड से मेरा मुराद ये है कि समर में जुलाई से सितंबर तक जो बारिश होती है प्लेन एरियाज़ पे, उसकी वजह से टेम्परेचर
बेहतर हो जाता है, रेनफॉल होती है। क्लाइमेट इफेक्ट कर रही है, फैक्टर है ये एक मानसून विंड्स। मानसून विंड्स भी एक फैक्टर हो गया क्लाइमेट का। क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से, बारिश की वजह से चेंज हो रहा है क्लाइमेट भाई। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है उसका नाम है क्लाइमेटिक जोन्स। और इस वीडियो में क्लाइमेटिक जोन्स के साथ साथ ही हम लोग 2 टॉपिक्स और कवर करेंगे जो कि फ्लड्स और ड्राउट्स भी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। क्लाइमेटिक जोन्स होती कितनी हैं? क्लाइमेटिक जोन्स टोटल 4 होती हैं। हाईलैंड से मुराद ये वाला हिस्सा, लो लैंड से मुराद बिल्कुल नीचे, कोस्टल एरिया से मतलब ये और से इनके नीचे वाला, मतलब कोस्टल एरिया समंदर के आसपास, एरिड एरियाज ये वाले हिस्से जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सबको पहचानने का अलग तरीका होता है। ये अलग 4 जोन्स बनाई क्यों गई हैं? हालांकि ये बनाई नहीं गई, ये उसके क्लाइमेट के हिसाब से खुद डिवाइड हुई हुई हैं। 4 जोन्स हैं अलग अलग, तो कहीं बारिश होती है तो कहीं बर्फ़बारी, कहीं पे तूफ़ान आता है तो कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, कहीं पे लोगों का लो स्टैंडर्ड होता है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे आगे चलते चलते। तो सबसे पहली जोन जो हमारी है वो है हाईलैंड जोन। अब हाईलैंड जोन में सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जैसे मैं हमेशा से एक बात बताता हूँ, मैं एक प्रोसेस के साथ चलता हूँ। मैं हमेशा पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ऐसे चलूँगा लाइन से। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हाईलैंड जोन कौन से एरिया को कवर करती है। तो कौन से एरिया को कवर करती है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़। अब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में हम गिलगित को शुमार कर सकते हैं। गिलगित नाम रखते हैं ध्यान में, आपको याद रहेगा कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। दूसरी जो हम लोग एक प्रोसेस है समझें। पहले हमने ये सोच लिया कि ये कहाँ है, सही है। सेकेंडली हम ये बताएंगे इसके अंदर कि इसके अंदर विंटर्स और समर्स की ड्यूरेशन क्या होती है। तो हाईलैंड जोन के अंदर एक लॉन्ग विंटर्स होते हैं और शॉर्ट समर्स होते हैं। मतलब समर्स बहुत छोटे होते हैं और लॉन्ग विंटर्स होते हैं। मतलब जैसे गर्मी कम दिनों के लिए आती है, बहुत चंद दिनों के लिए, और लॉन्ग विंटर्स पूरा तकरीबन साल ही रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग समर्स और लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर्स तो हैं, पर वहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर कैसा रहता है, तो हम बात करते हैं इसकी। तो उसके अंदर ये आएगा एल्टीट्यूड फैक्टर की वजह से इसका एक्सट्रीम विंटर होता है। एल्टीट्यूड फैक्टर मैं पहले बता चुका हूँ। एल्टीट्यूड फैक्टर से मुराद ये होता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, हाइट जितनी ऊंची होगी उतनी ज़्यादा ठंड होगी, सही है। अब हम बात करेंगे मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल की। मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इसका वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन क्या है देखना है तो इससे चंद वीडियो पहले ही मैंने बताया था वेस्टर्न डिप्रेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशंस क्या होती है? बारिश, बर्फबारी, स्नो, हेल, स्कैंटी रेल, ये सब। तो इधर क्या होता है आइलैंड जोन के अंदर? इधर स्नो एंड हेल होती है, इधर बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, बर्फ़बारी होती है, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, फ्लड्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन फ्लड्स की फॉर्म में नहीं आते। एक तरीके से हैज़र्ड्स आते हैं। तो हैज़र्ड किस फॉर्म में आते हैं अब वो बताना पड़ेगा। वो आते हैं ब्लिज़र्ड एंड फॉग के तरीके से। उसके बाद है इंडोर जॉब्स। जॉब्स कहते हैं अब यहाँ पे होएगा पीपल का, मतलब लोग यहाँ रहते कैसे हैं, रहन सहन। तो यहाँ पे ज़्यादा इंडोर जॉब्स होती हैं। इंडोर जॉब्स होती हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, और जैसा कि पता है पहाड़ी इलाके हैं तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी भी होती है। अब यहाँ पे एक मसला है, ट्रांस ह्यूमेंस क्या होता है? लोगों की माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। लोग गर्मी होती है तो पहाड़ियों पर चले जाते हैं, ठंड होती है तो वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये था हाईलैंड जोन टोटल। इसके हम लोग यहाँ तक है क्लाइमेट, और इसके बाद से हमारा है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। मतलब लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सही है। इसके अलावा भी आप लोग बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम मार्क्स आपको हाईलैंड जोन के सवाल के ऊपर मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड जोन ऑफ पाकिस्तान, जो कि है लोलैंड जोन। लोलैंड जोन कहाँ है?
इंडस प्लेन्स में, जैसे कि सबसे पहले इंडस प्लेन्स के अंदर से आप एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें डेजर्ट्स और कोस्टल एरियाज़ को, क्योंकि उनकी अलग जोन है, वहाँ पे अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, अलग तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ पे ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। क्यों कॉन्टिनेंटल इफेक्ट? क्योंकि प्लेन्स का एरिया, प्लेन्स के एरिया पे ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी आराम से। इसके बाद मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इसका क्या है? मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इसका है समर मानसून। समर मानसून क्या है? पीछे कुछ वीडियोस में ही मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्रेसिपिटेशन यहाँ पे किस तरीके की होती है? बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है। हमेशा याद रखिएगा प्लेन एरियाज़ में आपको कभी भी बर्फ़बारी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डस्ट स्टॉर्म्स, ड्राउट्स, ब्लिज़र्ड एंड फॉग्स ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको बारिश मिलेगी और बारिश के बाद फ्लड्स मिलेंगे एज अ हैज़र्ड। सही है। उसके बाद हम देखते हैं इनका लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब लोग वहाँ के रहन सहन। तो वहाँ पे इंडोर जॉब्स भी हैं, आउटडोर जॉब्स भी हैं। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे आउटडोर जॉब्स हैं वहाँ इंडोर भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ ओनली इंडोर्स है वहाँ आउटडोर नहीं हो सकती। इंडोर जॉब्स घर से बैठ के कर सकता है आराम से, आउटडोर जॉब बाहर जाना पड़ता है। तो आप कुछ सोचें कि हाईलैंड जोन जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, इतनी बर्फ़ होती है वहाँ लोग कैसे बाहर निकल के काम करते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे इंडोर जॉब्स थे और यहाँ पे दोनों जॉब्स हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेरी हाई नहीं होता लेकिन हाई होता है। सही है। इसके बाद लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है? ये भी हाई होती है। और आखिरी के यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सेटल्ड होते हैं और परमानेंट होते हैं। सही है। यहाँ पे हमने यहाँ तक बताया क्लाइमेट वगैरह का जो नेचुरल वगैरह है। सही है। और इसके बाद मतलब इसके नीचे का हिस्सा हमने क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है। इसके बाद वाली जोन पे आ जाते हैं जो कि है कोस्टल जोन। कोस्टल जोन क्या होती है, कहाँ होती है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कौन सा एरिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज माने सिंध एंड मकरान कोस्ट एग्जाम्पल है ये इसकी। सही है। उसके बाद यहाँ बताएंगे हम लोग की ड्यूरेशन क्या होती है समर विंटर्स की। लॉन्ग समर्स होते हैं और शॉर्ट विंटर्स होते हैं। सही है। उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर कह लें एक तरीके से। तो यहाँ पे हमें ओशियनिक इन्फ्लुएंस मिलती है जो कि टेम्परेचर को ना ज़्यादा ऊपर जाने देती है ना ज़्यादा नीचे, जिस समंदर की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम कोस्टल जोन में आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बारिश किस कौन सी होती है। बारिश दो तरीके की होती है, मतलब मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल। समर मानसून जो होता है वो सिंध में होता है। सिंध में मतलब कराची कोस्टल जोन है एक तरीके से, तो उधर बारिश होती है समर मानसून की। बट वेस्टर्न डिप्रेशन जो है वो होता है मकरान कोस्ट के ऊपर। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होती है। तो प्रेसिपिटेशन इसकी रेनफॉल की सूरत में ही होती है। अब यहाँ पे हैज़र्ड किस तरीके के आते हैं? तो वो आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्यों? क्योंकि समंदर का इलाका है। सही है। अब हम लिविंग ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो इसके अंदर आउटडोर जॉब्स भी हैं, इंडोर जॉब्स भी हैं, आसानी से आपको मिलेंगी। फिर वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हाई नहीं है वेरी हाई है। कोस्टल जोन को लोग प्रेफर करते हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। सही है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, लोगों का स्टैंडर्ड हाई होता है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ पॉजिटिव में कोई भी बात नेगेटिव नहीं है। लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। फिर आगे जो पार्ट है वो है हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे सेटल्ड होते हैं या परमानेंटली रहते हैं। सही है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ टाइम के लिए मतलब चला गया बलूचिस्तान के रहने, कुछ टाइम चला गया आगे, कुछ टाइम चला गया फिर आ गया वापस, ऐसे नहीं मिलेंगे यहाँ पे। या तो परमानेंट लोग रह रहे हैं या तो सेटल्ड हो चुके हैं। सही है। इसके बाद अगला जो हमारा है, अगला हमारा जो है, एक सेकेंड, जो अगला हमारा है वो है एरिड जोन। अब एरिड जोन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें क्या होती है नहीं सोचना, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि किधर होती है। एरिड जोन होते हैं डेजर्ट्स। किधर होते हैं? थल डेजर्ट, थर डेजर्ट, कारान डेजर्ट। सही है।
ये 3 डेजर्ट्स हैं। इनके बाद इनके पार्ट्स होते हैं, उन्हें हमें डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेजर्ट्स का टॉपिक अलग है जो मैं आपको समझा चुका हूँ या समझाऊँगा। इसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम समर होता है और एक्सट्रीम विंटर होता है। सही है, लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स होते हैं यहाँ पे, और एक्सट्रीम पे होता है, जो होता है, जो भी टेम्परेचर होता है एक्सट्रीम पे मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा यहाँ पे, मॉडरेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, कूल नहीं मिलेगा यहाँ पे, एक्सट्रीम पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेत है, और रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ठंड पड़ेगी तो जल्दी ठंड पड़ जाए, ठंडी हो जाएगी रेत, और अगर गर्मी होती है तो जल्दी गर्म भी हो जाएगी रेत। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, मैंने पहले बताया था। चौथा पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे कि तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग ये बताएंगे कौन सा फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। तो फैक्टर है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का। सही है। उसके बाद हम बताएंगे मेन रिसोर्स ऑफ रेनफॉल। इसके अंदर क्या आता है, समर मानसून, वेस्टर्न डिप्रेशन। समर मानसून सिंध और पंजाब के डेजर्ट्स के अंदर होती है, बल्कि यहाँ पे होती ही कहाँ है, जो भी होती है मतलब बहुत थोड़ी होती है, अगर होती है तो। एरिड जोन इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। लेस देन 250 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर। सही है। और वेस्टर्न डिप्रेशन किधर होती है इसकी, मकरान कोस्ट की तरफ। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल, मगर बहुत कम, क्योंकि एरिड जोन, एरिड, उसका नाम एरिड इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। यहाँ पे हैजर्ड्स किस टाइप के आते हैं, यहाँ पे आते हैं डस्ट स्टॉर्म्स और ड्राउट्स। ड्राउट्स का आप एग्जाम्पल ले लो तो एक तरीके से कहत होता है। वैसे मैं पिछली इसको वीडियोस में समझा चुका हूँ, लेकिन ये कहत एक तरीके से होता है, लेस मतलब खाने पीने की कमी वगैरह। और डस्ट स्टॉर्म्स लिए क्योंकि वहाँ पे रेत ही रेत होती है। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लोग रहन सहन कैसे करते हैं। यहाँ पे इंडोर जॉब्स होती हैं, आउटडोर जॉब्स कैसे करेगा बंदा, इतनी गर्म और इतनी ठंडी रेत के अंदर नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल होता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि इंडोर जॉब्स अवेलेबल है ओनली। सही है। और बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करते रहना। और सीजनल माइग्रेशन होती रहती है यहाँ पे। लोग किस तरीके के रहन सहन है, लोग यहाँ से माइग्रेट करते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, इस तरीके से। सही है। तो जोन्स हम लोगों ने अभी कवर की। अब मैं आपको इसको एक टेबल की फॉर्म में बताऊंगा समझाने के लिए सिर्फ। क्लाइमेटिक जोन्स, अब ये देखें, इस टेबल को बनाने का मकसद क्या था, ताकि आप कंपेयर कर सकें ईजिली। सबसे पहले मैंने बताया कौन सा एरिया है, हाईलैंड जोन के लिए अलग एरिया है, सबका अलग अलग एरिया, ये देख लें आप। सेकेंड मैंने बताया कि यहाँ पर विंटर्स और समर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। सही है। लॉन्ग विंटर्स इन शॉर्ट समर्स, यहाँ पे एक्सट्रीम इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों होता है और दोनों बहुत ज़्यादा होता है। फिर फैक्टर कौन सा इसके ऊपर इफेक्ट करता है। फिर मैंने बताया मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल। उसके बाद मैंने नीचे बताया कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होती है। उसके नीचे मैंने बताया हैजर्ड्स। लास्ट, हैजर्ड से मुराद कोई भी कुदरती आफात, एक तरीके से जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, आता रहेगा वो। अच्छा, तो ये था खाली क्लाइमेट जो नेचुरल है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब मैं यहाँ पे वही टेबल बनाऊंगा, दूसरा टेबल है दूसरे तरीके का है, चारों को कंपेयर कर रहा है, कंपेयर चारों को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पीपल का रहन सहन, लोगों का रहन सहन की बात होगी। लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ पे लोगों का रहन सहन, इंडोर जॉब्स, आउटडोर जॉब्स है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, कैसे रहते हैं वहाँ पे, माइग्रेट करते हैं, क्या करते हैं। ये मैंने टेबल सिर्फ इसलिए बनाया था कि आप लोगों को आसानी हो कंपेयर करने में। कंपैरिजन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। सही है। कंपेयर करने से इंसान को याद रहता है। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा होगा फ्लड्स। फ्लड्स क्या होता है। फ्लड्स, आप इस तस्वीर को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होता है। फ्लड्स का मतलब आप सैलाब भी कह सकते हैं। फ्लड्स का मतलब आप डैम से जो पानी लीक होता है वो बहुत प्रेशर में होता है, तो उसे भी कह सकते हैं आप। लेकिन असल फ्लड्स क्या होता है, उसके मैं आपको पहले तो रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले नेचुरल, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल। सही है, ये बताता हूँ। ये रीज़न्स है खाली, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इंसान के इख्तियार से बाहर है। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है।
जब गर्मी आती है तो वो बर्फ़ पिघलती है, और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो एकदम से पानी बहता हुआ आता है। उस पानी पे हमारा कोई कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं करते, ये हमारी गलती है। हम वहाँ पे अगर डैम बना दें तो पानी जमा हो जाए, लेकिन वो पानी बहता हुआ एकदम से एक प्रेशर की वजह से एक फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि तकरीबन हर साल पंजाब में आता ही आता है। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की। मॉनसून हो या कोई और अदर सोर्स ऑफ रेनफॉल हो, बारिश ज़्यादा होती है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लोग उसे बारिश होने देते हैं, कहते हैं जब ख़त्म हो जाएगी जब देखेंगे। फिर पानी भरा रहता है रोडों पर 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक, और फिर सैलाब के खदशात साफ साफ नज़र आते हैं। अब ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स रीजंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मसला है वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन। लेकिन डिफॉरेस्टेशन किधर? ऑन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स पे हम लोग काट देते हैं, सॉइल इरोजन वगैरह होती है। सही है। सॉइल इरोजन के अलावा ये कॉज बनता है फ्लड का। वीक एम्बैंकमेंट्स, ये क्या होती है? रिवर के साइड्स पे आप लोगों ने देखा होगा मट्टी से एक बॉर्डर बनाया हुआ होता है। तो अगर ये बॉर्डर्स सीमेंट के पक्के बन जाए तो क्या वो वीक होगा? नहीं, वो स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे फ्लड आने के खदशात थोड़े से कम हो जाएंगे। तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है रीज़न, वो होता है इंडिया का पानी छोड़ना। इंडिया के यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं जब इंडिया में, तो इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ देता है बगैर बताए। अब हम लोग तैयार नहीं होते उसके लिए, अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको एक फ्लड की सूरत इख्तियार करने पे मजबूर हो जाता है। फिर एक और, ओवरफ्लो ऑफ डैम्स। सही है, डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लड्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। भाई एडवांटेजेस भी हैं इसके तो, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले एडवांटेज की बात करते हैं, क्या होता है। फ्लड जो होता है वो मिनरल लेके आता है। कौन सा मिनरल? एलुवियम। क्या करता है वो? फर्टिलिटी ऑफ लैंड को इंक्रीज कर देता है। पहला हमारा एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि रिजर्वर जो है हमारे, रिवर्स और डैम्स, ये सब हमारे फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। सही है। उसके बाद हमारा तीसरा रीज़न जो होता है, तीसरा एडवांटेज जो होता है वो ये होता है, सॉल्ट, नमक जो होता है, जैसे सैलिनिटी एरियाज़ जो मैंने पहले बताया, सैलिनिटी एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे नमक ज़्यादा पाया जाता है। मतलब वो इलाके या वो रिवर्स जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, वो सैलाब उसको, नमक को हटा देता है, उस जगह से नमक दूर कर देता है। उसके बाद हमारा है वाटर टेबल आर रिफ्रेश्ड। वाटर टेबल क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, ये हम लोग चैप्टर 5 या चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सही है। वाटर टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं ये अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन वाटर टेबल आर रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड मतलब वाटर टेबल, जो पानी गंदा हो जाता है, मतलब सालों सालों तक वाटर टेबल में एक ही पानी है, अब उसके अंदर मिट्टी भी है, उसके अंदर गंद भी है, उसके अंदर कचरा भी है। जब सैलाब आता है तो वो पानी रिफ्रेश होता है, पुराना वाला चला जाता है और नया भर जाता है। और मोर इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग क्या होती है? फिशिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है। यहाँ पे आपका सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि फ्लड्स के एडवांटेजेस में ये 5 पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। चाहिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? जो लैंड होता है जिसके अंदर फ्लड आता रहेगा, तो उसकी मिट्टी कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी मड टाइप, जहाँ पे ज़्यादा देर तक फार्मिंग हो ही नहीं सकती। वहाँ पे जंगली घास उगेगी खाली बस। उसके बाद जैसे कि गंदम का सीज़न आता है, जब आटे के लिए गंदम जब उग रही होती है तो बारिश हो जाती है, तो फसल तबाह हो जाती है। लास्ट टाइम आम की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि फ्लड था, वो फ्लड की वजह से हुआ। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। सही है। उसके बाद लॉस ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लाइफ। जाहिर सी बात है, हमारे इंतजाम अच्छे नहीं होते, सब इसी वजह से होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी छतें गिर जाती हैं, क्योंकि फ्लड, हमेशा एक बात याद रखिएगा, फ्लड्स बारिश की वजह से आता है, और नेचुरल और जोग्राफिकल उसके रीजन्स वगैरह तो मैंने बता दिए। लेकिन जब फ्लड आता है ना, तो हवा भी बहुत स्ट्रांग होती है उस वक्त। जब हवा स्ट्रांग होती है तो प्रेशर बढ़ाती है पानी के अंदर। पानी में जब वो प्रेशर बढ़ाती है तो वो बड़े बड़े दरख्त अपने साथ भाग के ले जाता है पानी। पानी स्ट्रांग होता है। सही है। उसके बाद अनमेटल्ड रोड कैन नॉट बी यूज। भाई जहाँ पे मेटल नहीं है, मेटल से मुराद मेरा ये जो रोड सही से बने हुए नहीं है, तो क्या वहाँ के रोड्स हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि
बिकॉज ऑफ वो सही नहीं होते, मतलब कैसे चलेंगे, सीधा नहीं होगा जब रोड, तो हम चल नहीं सकते, ऑब्वियस है हम लोग नहीं चल पाएंगे। सही है। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा ड्राउट्स। सही है। ड्राउट्स क्या होता है, मैंने बताया था कि ये क्लाइमेटिक जोन्स एरिड एरियाज में आता है। सही है। एरिड एरियाज में ड्राउट्स आते हैं, बट व्हाट आर ड्राउट्स, असल सवाल तो ये है। ड्राउट्स के 4 टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स आप समझ जाएंगे कि ड्राउट होता क्या है। सही है। फ्रॉम दिस 4 टाइप्स ऑफ ड्राउट, सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है परमानेंट ड्राउट। परमानेंट ड्राउट क्या होते हैं, when the crops cannot be cultivated due to the lack of water, पानी नहीं होता वहाँ पे साल साल, ये पूरे साल की बात हो रही है, हम लोग सीजनल की बात आगे करेंगे, ये पूरे साल की बात हो रही है। परमानेंट 2400 घंटे, हफ्ते के पूरे 7 दिन, साल के पूरे 365 दिन। सही है। एग्जाम्पल ले लें थल डेजर्ट, चागाई डेजर्ट। सही है। इसके बाद दूसरा टाइप हमारा आता है सीजनल ड्राउट। सीजनल होता है कि जब बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हुई थी, पिछले साल हुई थी जून में, और इस साल अगस्त तक हो गया बारिश नहीं हुई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सीजनल ड्राउट कहलाएगा, जहाँ पे लॉन्ग ड्राई स्पेल्स होते हैं। ड्राई स्पेल्स बहुत कम होते हैं। सही है। बहुत ज़्यादा होते हैं ड्राई स्पेल्स, बारिश के स्पेल्स बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ की ले लें सॉल्ट रेंज, ये जगहों के नाम बता रहा हूँ एग्जाम्पल में मैं। तीसरा होता है हमारा इनविजिबल ड्राउट्स। ये होता है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कम पानी की वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाती है, कम पानी की वजह से। कैनाल इरिगेशन में ये सबसे बड़ा मसला होता है इसके अंदर के इनविजिबल ड्राउट होता है, जिसके अंदर पानी कम होता है। जब पानी कम है तो क्रॉप्स भी कम होंगे, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम होगी, नुकसान किसका, मुल्क की इकोनॉमी का। अनप्रिडिक्टेबल ड्राउट, हमें पता ही नहीं होता कि कब होगा। कभी बारिश कम हो जाती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है, कभी हरे भरे शहर को ख़त्म कर देती है। ड्राउट अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, हम बता ही नहीं सकते ये कब होता है साल में। सही है। ये इसकी खासियत होती है। तो ये था आज के लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। एंड दूसरी बात, कोई भी सवाल आपके जहन में किसी भी किस्म का, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा।